गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम फ्लाइट यानी पक्षियों में किस प्रकार से फ्लाइट अडेप्टेशन होता है, पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन। हम नेक्स्ट अपना चैप्टर है फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स, यानी पक्षियों में किस प्रकार से पक्षी उड़ते हैं, उनके जो उड़ने का जो मेथड्स है उसमें क्या अडेप्टेशन पाया जाता है कि जिससे वो उड़ सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हम नहीं उड़ सकते, इसके क्या कारण है? ठीक है, तो इनके अंदर ऐसा अनुकूलन पाया जाता है कि ये क्या नाम है, हवा के अंदर उड़ सकते हैं। तो इनके अंदर वो क्या क्या अनुकूलन है, ठीक है। देखो, पृथ्वी पर जमीन की जैसे उत्पत्ति हुई थी और उत्पत्ति के समय से ही वातावरण में अनेक प्रकार के क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए। पादपों और जंतु को जीवित रहने के लिए उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट होना जरूरी था, जो प्रेजेंट में उनके समय जो इन्वायरमेंट है। आज इन्वायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग है, इसलिए हम जी रहे हैं। पक्षियों में इन्वायरमेंट जो है उड़ने के लिए अनुकूलित है, तो वो उड़ रहे हैं। देखो, इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और जो जीव परिवर्तित वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित कर लेता है वो तो जीवित रहता है, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे डायनासोर की बात करते हैं, जुरासिक पीरियड में, ट्राइसिक और जुरासिक पीरियड था, उसके अंदर एज ऑफ डायनासोर कहा जाता था। उस पीरियड के अंदर एज ऑफ रेप्टाइल्स था, बहुत ज़्यादा वर्चस्व था रेप्टिलिया का। डायनासोर का एक छत्र राज था उस समय पूरी पृथ्वी पर, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। आज पृथ्वी पर उसके अवशेष मिलते हैं, हमें जीवित प्राणी एक भी नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो लेमार्क और डार्विन जो उद्विकासिक वैज्ञानिक थे, लेमार्क ने सबसे पहले बताया था कि जीव अपने आप को परिवर्तित वातावरण के अनुसार डालता है, ठीक है। अब वो देखिए, हम अगर लेमार्क के डार्विन की बात करते हैं, डार्विन बैलेंसिंग थ्योरी थी, उसमें नेचुरल सिलेक्शन था कि वातावरण किस प्रकार से जीवों को सेलेक्ट करता है। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद का उसने सिद्धांत दिया था, ठीक है। यानी प्रत्येक जीव जिस एनवायरमेंट में रहता है उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं है, एनवायरमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो या तो वहां से वो माइग्रेट हो जाता है या फिर वो विलुप्ति को प्राप्त हो जाता है। विलुप्ति यानी विलुप्त हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम उड़ने की बात करें, पक्षियों की बात करें, पक्षियों में देखो, प्रत्येक जीव अनुकूलताओं का एक गट्ठर होता है, उसमें बहुत सारी अनुकूलताएं होती हैं और अनुकूलताओं के परिणाम स्वरूप ही जीवों के लगभग सभी लक्षण प्रकट होते हैं। यानी जितने भी लक्षण होते हैं वो सारे के सारे अनुकूलताओं के ही क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। इसलिए प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक था, उसका नाम था स्पेंसर, ने क्या कहा कि अनुकूलता बाहरी संबंधों के सतत समजनन यानी समायोजन का परिणाम है। और जंतु जगत में पक्षी ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें वातावरण के अनुसार अनुकूलता स्पष्ट देखने को मिलती है। पक्षियों में तंत्र यहाँ की प्रत्येक अंग उड्डयन अनुकूलन को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक अंग तंत्र
इस प्रकार से उसकी बनावट होती है कि वो उड़ने के लिए अनुकूलित रहता है। जंतु जगत में सर्वप्रथम फ्लाइट यानी अकशेरुकियों में उड़ने को देखा गया, और वो भी आर्थ्रोपोडा। इसमें आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा के अंदर सर्वप्रथम उड़ने से रिलेटेड चीजें देखी गई। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें उड़ने का अनुकूलन पाया जाता है। कशेरुकियों में लगभग सभी वर्गों में उड़न द्वारा गमन देखने को मिलता है। पक्षी वर्ग में, किसमें? पक्षी वर्ग में ही मिलता है, ठीक है। यानी उड़ने का जो सिस्टम होता है, अगर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट में सिर्फ और सिर्फ जो एवीज होते हैं, एम्फीबिया के बाद में रेप्टिलिया के बाद में एवीज जो आता है, मैमल्स से जस्ट पहले की जो क्लास है उसे एवीज बोलते हैं, और उन्हीं के अंदर उड़ने का अनुकूलन पाया जाता है। अतः पक्षियों में सबसे अधिक विकसित उड़ने का अनुकूलन देखने को मिलता है। पक्षी यानी बर्ड्स और उड़ने को एक पर्यायवाची के रूप में हम डिनोट करते हैं। किस रूप में करते हैं कि उड़ना अगर किसी की बात आती है तो हम पक्षियों का ही वर्ड सुनते हैं, क्योंकि पक्षी ही उड़ते हैं। हम अकशेरुकी की बात नहीं करते, हम कशेरुकियों की बात करते हैं। अगर कोर्डेटा के अंदर कोई भी प्राणी उड़ता है तो हम सिर्फ एक ही नाम जानते हैं, पक्षी वर्ग। अगर हम देखें तो पक्षी सडनली कोई अचानक ही हवा में उड़ना स्टार्ट नहीं किया। उनमें धीरे धीरे ऐसे ऐसे परिवर्तन आए जिससे धीरे धीरे उनमें अनुकूलता होती गई और वो हवा में आसानी से उड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। तो बहुत लंबा समय गुजरा और उसी समय के दौरान इनमें अडेप्टेशन हुआ। पक्षियों में हवा में उड़ने के लगभग सभी अंगों में हवा में उड़ने के लिए सभी अंग अडेप्ट होते हैं। सारे के सारे अंग जो होते हैं वो हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। अतः पक्षियों में जो उड़ने का जो अनुकूलन होता है कि पक्षी किस प्रकार से उड़ते हैं, उसमें क्या क्या अनुकूलन होता है, किस अंग में क्या बनावट होती है जिसके कारण उसमें यानी उड़ने की क्षमता विकसित होती है। तो हम दो प्रकार के अडेप्टेशन पढ़ेंगे। पहला है, एक है एक्सटर्नल फ्लाइट अडेप्टेशन, बाहरी उड़न अनुकूलन, ठीक है। एक होता है इंटरनल फ्लाइट अडेप्टेशन। इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर ऐसी क्या संरचनाएं होती है, ऐसे क्या बदलाव होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उड़ने का गुण उनमें आ गया। एक्सटर्नल का मतलब इस जैसे हमारा शरीर है उसके बाहर ऐसी कोई संरचना बन जाए, तो पक्षियों में बाहरी रूप से शरीर के यानी बाहरी तरफ जो भी अनुकूलन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्लाइट अडेप्टेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल फ्लाइट अडेप्टेशन की ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सटर्नल फ्लाइट अडेप्टेशन की ही बात करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। और एक्सटर्नल फ्लाइट अडेप्टेशन देखिए, सबसे पहले अगर हम अनुकूलन देखते हैं एक्सटर्नल में, तो पहला है बॉडी कंस्ट्रक्शन, शारीरिक रूपरेखा। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बॉडी कंस्ट्रक्शन, शारीरिक रूपरेखा, यानी शरीर की बनावट
पक्षी देखो उड़ते समय हवा को चीर के निकलता है, जिस प्रकार से अपनी एरोप्लेन होती है हवा को चीर के निकलती है, उसी प्रकार से पक्षी भी हवा को चीरते हुए निकलते हैं। हवा द्वारा जितना भी दाब उत्पन्न होता है उसमें हवा देखो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन पक्षियों का शरीर तरकु रूपी होता है। क्या होता है? सुवाही शरीर एवं तरकु रूपी आकृति उड़ने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है। तरकु रूपी अनुकूलन, कैसा अनुकूलन? तरकु रूपी अनुकूलन, यानी शरीर कैसा होता है? तरकु रूपी होता है, जिसके कारण पक्षी आसानी से आगे से तीखा, पीछे से तीखा, बीच में से ऐसे ऐसे। तो ये हवा को काट देगा, ऐसे हवा निकल जाएगी ऊपर नीचे से। तो पहला अनुकूलन ये है, ठीक है, शरीर की बनावट। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, बी प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, पिच्छों की उपस्थिति, पिच्छों की उपस्थिति। पिच यानी फेदर्स का पाया जाना पक्षियों की विशेषता होती है। प्राणी जगत के किसी भी अन्य समूह के जंतुओं में फेदर्स नहीं पाए जाते। ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के अंदर ही, पक्षी वर्ग के अंदर ही पाए जाते हैं, जो इसकी ये प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जो कि पक्षियों को उड़ने में महत्वपूर्ण हेल्प करती है। बहुत अत्यधिक योगदान है इनका। कैसे? ये शरीर के ऊपर एक नॉन कंडक्टिंग आवरण बनाती है, यानी नॉन कंडक्टिंग आवरण का मतलब हो गया ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती और ना अंदर आने देती। अतः बॉडी के टेम्परेचर को स्थिर रखती है। फेदर्स पाए जाते हैं ऐसे इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे, जो क्या करते हैं? ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते और ना अंदर आने देते, जिससे टेम्परेचर क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। क्या रहता है? मेंटेन। इसके अलावा जो फेदर्स होते हैं वो इसके ऊपर पूरे बॉडी को कवर किए हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है? ये एक यानी बॉडी के ऊपर समतल आवरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? समतल आवरण, जो शरीर को सुवाही आकृति प्रदान करता है। इसके अलावा पिच शरीर यानी फेदर शरीर और पैरों के मध्य की हवा शरीर को उत्प्लावकता, यानी शरीर और पैरों यानी पिच क्या करते हैं? पिच शरीर तथा पैरों के मध्य की जो हवा होती है इनके अंदर चली जाती है और शरीर को उत्प्लावकता यानी ऊपर हवा में तैरने के लिए योग्य बनाते हैं। और ये जिस प्रकार से विमान होता है, एरोप्लेन होती है, उसमें प्रोपेलर जो होते हैं उसी के समान पिच भी वर्क करते हैं। ये बाहर में हल्के होते हैं, लचीले और जल अवरोधी होते हैं। पानी गिर भी गया तो अंदर नहीं जाता, ऊपर से स्लिप होकर नीचे आ जाता है। अतः उड़ने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं फेदर्स। दूसरा, अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण। किसमें रूपांतरण? पंख। मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब इन विंग्स इनटू विंग्स, यानी जो हमारे अग्रपाद है
पक्षियों में जो अग्रपाद होते हैं वो फिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ये पक्षी है ऐसे ये फिन्स बन गए इसके, ऐसे ये क्या हो जाते हैं, फिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं पंखों में। और जो पश्चपाद होते हैं, जो पश्चपाद होते हैं वो पीछे न होकर बीच में आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं, बीच में, जिससे बॉडी बैठते समय बॉडी का बैलेंस बनाकर रखते हैं। अतः अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा, 3 हो गए, सी हो गया। अब डी पढ़ते हैं। एक्सटर्नल में देखो, पूंछ और पूंछ के ऊपर जो फेदर्स होते हैं उनकी उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ टेल एंड टेल फेदर्स, प्रेजेंस ऑफ टेल एंड टेल फेदर्स। पक्षियों में पूंछ बहुत छोटी पाई जाती है और पूंछ के ऊपर छोटे छोटे फेदर्स का गुच्छा लगा होता है। उड़ते समय जो पिच होते हैं वो पंखे के समान कार्य करते हैं। किसके समान कार्य करते हैं, पंखे के समान। ऐसे होते तो ऐसे हो जाते हैं चौड़े, पंखे के समान कार्य करते हैं और पतवार की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, पतवार की तरह हवा को काटने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से नाव में पतवार होती है वो पानी को काटने का कार्य करती है, उसी तरह से इसमें जो टेल होती है वो हवा को काटने का कार्य करती है। ठीक है। चौथा, ई, बैक एंड मोबाइल नेक एंड मोबाइल नेक, चोंच व लचकदार गर्दन, चोंच से बीक एंड मोबाइल नेक, यानी चोंच होती है वो पक्षियों में, अग्रपाद तो पक्षों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके कारण इसमें अग्रपाद यानी भोजन को अगर ग्रहण करना है, हमारे में जैसे भोजन को ग्रहण करने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, तो इसमें अग्रपाद तो पंखों में रूपांतरित हो गए। तो भोजन को ग्रहण करने के लिए स्पेशल तरीके से इनमें चोंच कन्वर्ट हो जाती है, चोंच स्पेशलाइज हो जाती है। इसके अलावा इनकी जो गर्दन होती है वो बहुत ज्यादा, अपनी गर्दन तो इतनी टर्न हो सकती है, घूम सकती है, लेकिन पक्षियों की गर्दन पूरी 180 डिग्री पर भी वो राउंड कर सकती है। बहुत ज्यादा मोबाइल होती है, गतिशील होती है, लोचदार होती है। इसलिए क्योंकि उड़ते समय इनमें स्पेशल इसी प्रकार का बीक होती है, वो तीखी होती है। कैसे होती है, तीखी। तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार का अडेप्टेशन है, एक्सटर्नल फ्लाइट अडेप्टेशन है। फिर आता है बाइपेडल लोकोमोशन, पेडल लोकोमोशन, द्विपादिक गमन। पक्षियों में अग्रपाद पक्षों में रूपांतरित हो जाते हैं, अतः चलने, खड़े होने और उड़ान से उतरते समय शरीर का पूरा भार पीछे वाले जो पैर होते हैं वही वहन करती है। अतः ये शरीर के अग्रभाग के मध्य में स्थित होते हैं। कहां पर होते हैं, शरीर के अग्रभाग में स्थित होते हैं। ऐसे नहीं कि पीछे लगे होते, जैसे ये है तो यहां पर लगे होते हैं, जिससे शरीर का पूरे भाग को सहन कर सके और उड़ते चल सके, दौड़ सके। इसके लिए द्विपादिक गमन इनमें पाया जाता है। एक होता है पक्षी साथ, प्रेजेंस ऑफ
पर्चिंग मैकेनिज्म, पक्षी साल का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ पर्चिंग मैकेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ पर्चिंग मैकेनिज्म। जैसे ये टहनी है, छोटी सी बारीक से तार के ऊपर भी पक्षी जब आते हैं तो ऐसे बैठते हैं, इसके ऊपर ऐसे बैठते ही यहाँ की जो मसल्स होती है उन पर दबाव लगता है और ये ऑटोमेटिक ही जो पंखों की जो ये होती है वो उसको पकड़ लेती है, क्योंकि ऊपर से जब शरीर का भार पड़ता है तो ऑटोमेटिक ये दबाव लगता है और ऑटोमेटिक इसको क्लिप कर लेती है इसे। ठीक है, अब जैसे ही उड़ना प्रारंभ करता है तो ये हल्का हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर का भार ऊपर हो जाता है, ऑटोमेटिक ये वापस छूट जाती है। जब वैसे ही वापस अगर दोबारा इसके ऊपर आकर ऐसे टिकेगा तो पूरा शरीर का भार इसके पैरों के नीचे पे पड़ेगा। जो टार्सो मेटाटार्सल होती है, टार्सो मेटाटार्सल अस्थियों के बीच की जो मीजोटार्सल संधि होती है आगे की ओर झुक जाती है, ऐसे उसको कैप्चर कर लेगी, लिगामेंट्स खिंच जाते हैं। जैसे ही उड़ेगा ऊपर पैर पंखों को फटफटाएगा, भार कम होगा, ऑटोमेटिकली वापस ही ढीला पड़ जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ पर्चिंग मैकेनिज्म, पक्षी सात की क्रिया का पाया जाना। ये भी एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन है जो एक्सटर्नल अनुकूलन के अंतर्गत पड़ते हैं। देखो पक्षी सात का मैं वापस बता रहा हूं, यानी पक्षी पेड़ की शाखा या छड़ पर बिना गिरे हुए सो सकता है और इसे ही क्या बोलते हैं, पक्षी सात की क्रिया। पक्षी की पिछली टांगे की अंगुलियां द्वारा किसी टहनी, तार अथवा छड़ को स्वतः कसकर पकड़ने की क्रिया, स्वतः कसकर पकड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पर्चिंग मैकेनिज्म। क्या कहलाती है, पर्चिंग मैकेनिज्म। और यह क्रिया पिछले टांगों की टाइट मसल्स टेंडन की सहायता से कंप्लीट होता है। जब पक्षी किसी भी टहनी के ऊपर बैठता है, किसी भी टहनी के ऊपर बैठता है तो पिछली टांगे झुकती है, जिसके परिणाम स्वरूप टार्सो मेटाटार्सल अस्थियों के बीच में जो मीजोटार्सल्स होती हैं वो संधि आगे की ओर झुक जाती है और अंगुलियों से जुड़ी हुई जो टेंडन होती है, कंडराएं होती है, वो खिंच जाती है और खिंचने के कारण पर से पेरोनिस यानी इनकी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, इसको जकड़ लेती है। पक्षियों के सिकुड़ने से अंगुलियां टेने की शाखा पर झुक जाती है, उसे कसकर पकड़ लेती है ऐसे। ठीक है, उसके बाद में थोड़े समय बाद में जैसे ही पक्षी में वापस उड़ना चाहेगा तो जैसे ही पंखों को फड़फड़ाता है तो उस समय वजन कम पड़ता है, जिससे क्या होता है वो छोड़ देता है, ऐसे वापस उड़ जाता है। ये जितने भी अनुकूलन बताए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 जो अडेप्टेशन बताए वो एक्सटर्नल फ्लाइट अडेप्टेशन है। अब नेक्स्ट हम क्लास में जो पढ़ेंगे वो है इंटरनल फ्लाइट अडेप्टेशन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपको इंटरनल फ्लाइट अडेप्टेशन के बारे में स्टडी करूंगा। जय हिंद।